गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम बात करेंगे पाचन क्रिया की। जो पाचन की क्रिया विधि है, इस पाचन की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि पाचन तंत्र से संबंधित या किसी भी तंत्र से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो होता है उसकी संरचना से संबंधित, एक होता है क्रिया विधि से संबंधित। पाचन तंत्र जो है, इसमें हमने संरचना के बारे में पढ़ लिया था कि पाचन तंत्र जो होते हैं उसमें क्या क्या ऑर्गन होते हैं और उन ऑर्गन की संरचना कैसी होती है। अब हम बात करेंगे कि उन ऑर्गन के अंदर जो पाचन क्रिया होती है वो कैसे होती है, कौन से पाचक रस काम में आते हैं और किस भाग के अंदर कैसे किस पदार्थ की क्रिया होती है, किस पदार्थ का पाचन होता है, उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, पाचन की क्रिया विधि में। पाचन की जो क्रिया विधि है इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। देखिएगा, पहली जो है उसे हम कहेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। दूसरी जो होगी उसे हम कहेंगे पाचन, यानी कि विभिन्न ऑर्गन के अंदर, जैसे मुख गुहा है, बकल कैविटी, आमाशय है, स्टोमक है, पैनक्रियाज, इसके अलावा ग्रहणी है, क्षुद्रांतर है, आंतर है, इनके अंदर पाचन कैसे होगा उसको पढ़ेंगे। तीसरी अगर हम बात करें, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो पचित भोजन है उसका अवशोषण करेंगे। जो भोजन पच गया है उसको अब्जॉर्ब करेंगे, शरीर में रक्त में मिलाएंगे, तो भोजन का अवशोषण हो गया। फिर उसका बाद में हम करेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के बाद में जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उन भागों में भेजना। 5वीं बात करेंगे फिर बहिक्षेपण की। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि जो अपचित भोजन होता है, जो भोजन पचा नहीं है, उसे शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये हम बात करेंगे 5 की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले से, तो देखिएगा शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को शरीर में अंदर ग्रहण करना। सीधा सा अर्थ है भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। ये प्रक्रिया जो होती है 2 प्रकार से होती है। पहले तो क्या होता है, भोजन को मुख गुहा में चबाया जाता है। मुख गुहा में क्या किया जाता है? चबाया जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो भोजन होता है इसे चबाने के बाद में निगलना पड़ता है। निगलना मतलब कि ग्रसनी जो होती है उसमें से आगे जो निगल द्वार होता है उसमें से ग्रसिका में डाला जाता है, निगलना पड़ता है और इसे चबाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें, हमारे जो दांत है, जो करंतक दांत है, इस करंतक दांत के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। काटने के बाद में क्या होता है, जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं, अग्र चवर्णक और चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक जो दांत होते हैं इनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। चबाने के बाद में क्या होता है, इसमें जीवा भी काम में आती है। जीवा क्या काम आती है या जीभ क्या काम आती है? तो ये भोजन को इधर उधर करने के काम आती है। भोजन को हिलाने के लिए, घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कौन करती है? जीभ करती है। और इसमें फिर क्या किया जाता है, लार ग्रंथियां होती हैं मुख के अंदर, मुख गुहा में लार ग्रंथियां जो होती हैं ये लार स्रावित करती है, जिससे जो भोजन होता है वो चिकना हो जाता है, नम व चिकना, गीला हो जाता है। वो गीला होने से क्या होता है, इसको निगलने में क्या रहती है? आसानी रहती है, जिससे हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? निगल सकते हैं। जो भोजन खाकर या चबाकर हमने निगला है वो ठोस रूप में अंदर जाता है, अर्ध ठोस रूप में, उसे हम अब कहते हैं बोलस या निवाला। बोलस या क्या कहते हैं उसे? निवाला कहा जाता है। ये हमने बात की किसकी? अंतर्ग्रहण की। यानी कि भोजन का जब अंतर्ग्रहण होगा तो हम उसे चबाएंगे,
भोजन को दांतों से चबाने के बाद में क्या होगा, जीभ से इधर उधर किया जाएगा, उसके बाद में उसमें लार मिलाई जाएगी और लार मिलाने से वो चिकना नम हो जाएगा, जिससे उसे निगलने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। यानी उसके बाद में उसे क्या किया जाएगा, निगला जाएगा। तो निगलेंगे जिसको हम, वो अब क्या कहलाएगा, बोलस या निवाला कहलाएगा। ये हमने बात की किसकी, अंतर ग्रहण की, भोजन को अंदर ग्रहण करना। आगे दूसरी बात करते हैं, दूसरी हम बात करते हैं अब पाचन की। पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है अलग अलग ऑर्गन के अंदर। तो देखिएगा, दूसरी हम बात करते हैं पाचन की। पाचन जो है वो अलग अलग ऑर्गन में, जैसे मुख गुहा है, आमाशय है, इनमें अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मुख गुहा में पाचन। किसमें पढ़ रहे हैं, मुख गुहा में। पाचन के अंदर ही भाग है मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन को अध्ययन करेंगे। मुख गुहा में क्या होता है, लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रवण होता है। और ये लार जो होती है, ये लार का जो पीएच होता है ये होता है 6.8, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। इस लार, जो लार है, इस लार के द्वारा क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के कार्य भोजन के ऊपर किए जाएंगे। देखिएगा, हम पढ़ेंगे लार के कार्य, लार क्या क्या करेगी। तो पॉइंटर रूप में पढ़ते हैं इसको। लार जो होती है, इस लार में श्लेष्मा होता है, और ये जो श्लेष्मा होता है ये भोजन को क्या बनाता है, नम व चिकना बनाता है। नम व चिकना बनाने के कारण क्या होता है, भोजन को निगलने में आसानी रहती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जो लार होती है, इस लार के अंदर दो एंजाइम होते हैं। पहला जो एंजाइम है वो होता है टाइलिन, जिसे हम अल्फा एमाइलेज भी बोल देते हैं, या इसे लारीय एमाइलेज भी बोल देते हैं। लारीय एमाइलेज। टाइलिन जो होता है, इस टाइलिन के द्वारा जो स्टार्च होती है, स्टार्च शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड, इस स्टार्च का पाचन किया जाता है किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइलिन। टाइलिन के द्वारा इस स्टार्च का क्या होगा, पाचन होगा। और पाचन किसमें होगा, तो आप बताएंगे माल्टेज, माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में। किसमें होगा, माल्टोज प्लस में डेक्सट्रोज। यानी स्टार्च जो है इसको माल्टोज में और डेक्सट्रोज में तोड़ दिया जाएगा। किस एंजाइम के कारण, टाइलिन एंजाइम के कारण। स्टार्च जो है इसको दो भागों में तोड़ दिया, माल्टोज और डेक्सट्रोज में। लेकिन होता क्या है कि जो मुख गुहा होती है उसमें भोजन थोड़ी समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तो अधिकतर मतलब स्टार्च का जो पाचन होता है वो कम होता है, ज्यादा पाचन नहीं हो पाता। इसके अलावा दूसरा जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया था खतरनाक एंजाइम है। जीवाणु रोगाणु को देखते ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। हमारी आंखों में भी होता है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये जीवाणुओं या रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लार होती है, इस लार में सिलाइवरी लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलाइवरी लाइपेज, जो क्या करता है, वसा का आंशिक पाचन करता है। वसा का क्या करता है, आंशिक पाचन करता है। सलाइवरी लाइपेज जो है ये वसा का क्या करेगा, आंशिक पाचन करेगा। तो ये हमने पढ़े इसके मुख गुहा में पाचन के बारे में। मुख गुहा के अंदर पाचन जो होगा वो टाइलिन और टाइलिन के द्वारा किया जाएगा मेनली। उसके बाद में सलाइवरी लाइपेज जो है ये वसा का आंशिक पाचन करेगा। थोड़ी मात्रा में ये जो एंजाइम है ये स्रावित होता है। बाकी जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करेगा, ताकि भोजन के साथ में जो जीवाणु रोगाणु हमारे शरीर में अंदर प्रवेश न कर सके, उनको यहीं पे क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। अब जो यहाँ से
जो भोजन है वो अंदर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा या निवाला कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद में मुख गुहा के बाद में हमने देखो पढ़ा था गर्शिका को, गर्शनी के बाद में क्या पढ़ा था, गर्शिका। गर्शिका जो होती है इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। जो भोजन होता है वो गर्शिका के माध्यम से सीधा किस में चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो हम अब जो दूसरे पाचन की बात करेंगे वो करेंगे आमाशय में पाचन। दूसरा जो पाचन करेंगे हम किस में करेंगे, आमाशय में। आमाशय में पाचन, आमाशय के अंदर पाचन कैसे होगा देखना। आमाशय में आपको पता है क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो किसका स्त्रवण करती है, जठर रस का स्त्रवण करती है। जठर रस जो होता है आपको पता है एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है और इसका जो पीएच का मान होता है ये 1 से 2 होता है, यानी कि अत्यधिक अम्लीय होता है। अत्यधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। इसमें क्या होता है कि जठर रस में विभिन्न अवयव होते हैं, विभिन्न अवयव। इन विभिन्न अवयवों का अध्ययन करेंगे। पहला है इसमें, जैसे कि इसके विभिन्न अवयव यहाँ लिख देता हूं मैं, उसके बाद में इसका अध्ययन करेंगे। पहला है HCl, दूसरा है श्लेष्मा, तीसरा इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, चौथे की बात करें तो इसमें होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और पांचवे की अगर बात करें तो इसमें होता है गैस्ट्रीन। ये 5 अवयव किसमें होते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, HCl की। HCl क्या होता है, तो HCl जो होता है इसका स्त्रवण कौन करता है, तो आमाशय में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जठर ग्रंथियों से निर्मित। तो इसके अंदर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल, या इन्हें अमलजन कोशिकाएं भी बोल देते हैं। ये जो अमलजन कोशिकाएं होती हैं ये किसका स्त्रवण करती है, HCl का स्त्रवण करती है। HCl जो होता है, इस HCl के कारण जो जठर रस होता है ये इतना क्या होता है, अम्लीय होता है, जिससे इसकी पीएच का मान क्या होता है, 1 से 2। यानी जठर रस को जो अम्लीयता प्रदान करता है वो कौन करता है, HCl ही करता है। अब देखिएगा इस HCl के हम कुछ कार्यों का वर्णन करते हैं। HCl जो है ये भोजन का पाचन किस प्रकार से करेगा, या भोजन में क्या क्या कार्य करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले बात तो कि जो मुख गुहा में लाइसोजाइम एंजाइम था जिसने रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट किया था, अगर उस लाइसोजाइम से अगर कोई रोगाणु बच जाता है और वो रोगाणु भोजन या बोलस के साथ में, बोलस या निवाले के साथ में अंदर आ जाता है आमाशय में, तो HCl अम्लीय माध्यम में उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी ये रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में क्या है, दूसरी बात कि जो टाइलिन था, टाइलिन एंजाइम जो मुख गुहा में स्टार्च का पाचन कर रहा है, वो भोजन के बोलस के अंदर मिला हुआ है, वो बोलस के साथ में आमाशय में भी आएगा टाइलिन एंजाइम। उस टाइलिन एंजाइम को HCl जो है ये कहेगा कि आप यहाँ पे कार्य अपना नहीं कर सकते, यानी कि HCl उसके प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। HCl क्या करेगा, टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर देगा, टाइलिन के प्रभाव को रोक देगा या खत्म कर देगा, ताकि टाइलिन आमाशय में क्या न कर सके, स्टार्च का पाचन न कर सके, इसलिए टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है ये। तीसरी अगर हम बात करें तो जो ये HCl अम्ल होता है ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, आमाशय को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्ल है, अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। इसके अलावा कुछ कठोर अवयव जो होते हैं, जो भोजन की बात कर रहा हूं मैं, भोजन के अंदर जो कठोर अवयव होते हैं इनको ये गला देता है, यानी गलाने में सहायता करता है। अच्छा, इसके बाद में क्या है कि आमाशय के अंदर हम एंजाइम पढ़ेंगे। 2 एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम कौन से होते हैं मेनली, एक तो पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है। तो ये पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं निष्क्रिय रूप में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, और एक निष्क्रिय रूप होता है प्रोरेनिन।
प्रोरेनिन और जो पेप्सिनोजन होता है, इससे जो HCl होता है ये पेप्सिन और रेनिन का निर्माण करता है। यानी कि पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा और जो प्रोरेनिन है निष्क्रिय उसको रेनिन में बदल देगा। तो ये कौन कार्य करेगा? HCl विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि HCl के कार्य बताइए, तो आपको HCl के ये विभिन्न प्रकार के कार्य आपको बताने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें HCl की बात हो गई, यानी कि हमने इस पहले टॉपिक की बात कर ली। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जिसे हमने इसमें श्लेष्मा कहा था। यानी कि जठर रस में ये विभिन्न रस होते हैं, विभिन्न अवयव होते हैं। पहला HCl हो गया, दूसरे श्लेष्मा की बात कर रहे हैं। श्लेष्मा क्या होती है? हम ये कहें कि हमारे शरीर में अम्ल होता है, HCl अम्ल, जो कि पेट में आमाशय में होता है। अम्ल इतना हानिकारक होता है कि अगर हमारी बॉडी पे पड़ जाए बाहर से तो हमारी हड्डियां तक गल जाती है, लेकिन फिर भी हम अंदर से, शरीर के अंदर से गलते नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर भी अम्ल होता है, फिर भी हम अंदर से क्यों नहीं गलते हैं? तो उसका कारण क्या है? श्लेष्मा। इसमें क्या होता है, जो आमाशय की भित्ति होती है, इस भित्ति के ऊपर श्लेष्मा का आवरण होता है। इस श्लेष्मा के आवरण के कारण क्या होता है? HCl के कारण हम अंदर से गलते नहीं है। यानी कि HCl से हमें कोई नुकसान न हो, इसलिए हमारे आमाशय में किसकी परत पाई जाती है? श्लेष्मा की परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्लेष्मा का इतना ही रोल है HCl से हमें हानि से बचाना। आगे हम बढ़ते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो है ये मैंने अभी आपको बताया, दो प्रकार के होते हैं। पहले एंजाइम की बात करते हैं जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है ये क्या करता है? सबसे पहले तो क्या होता है, ये निष्क्रिय रूप में रहता है। निष्क्रिय रूप का मतलब होता है ये पेप्सिनोजन के रूप में होता है शरीर में। क्योंकि क्या होता है कि हम भोजन खाते ही नहीं है। जब हम भोजन खा ही नहीं रहे, मान लीजिए अब मैंने भोजन नहीं खाया है, तो उस समय मेरे शरीर में पेप्सिन नहीं होगा। जब मैं भोजन खाऊंगा तो जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होगा और ये HCl क्या करेगा? इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किस में बदल देगा? पेप्सिन में बदल देगा। और ये जो pH होगी यहाँ पे वो 2 से 3 होगी और यहाँ पे HCl एंजाइम द्वारा क्या होगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जाएगा। जैसे ही भोजन खाया, HCl ने पेप्सिनोजन का क्या बना दिया? पेप्सिन बना दिया, ताकि उस भोजन का क्या हो, उसके पाचन हो सके। अब क्या होगा? मैंने भोजन नहीं खा रखा तो मेरे अंदर क्या होगा? पेप्सिनोजन होगा, जिससे कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही होगी। यानी पेप्सिन जो है ये, जो HCl होता है ये पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय रूप होता है उसको पेप्सिन सक्रिय रूप में बदल देता है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। भोजन में जो प्रोटीन होता है इसको ये पेप्सिन किस में बदल देता है? तो आप बताएंगे प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में। इसके साथ में पॉलीसेकेराइड में भी चेंज कर देता है। किस में कर देता है? पॉलीसेकेराइड में बदल देता है। ये हमने किसकी बात की? पेप्सिन की। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को किस में बदल देना? प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीसेकेराइड में बदल देना। प्रोटीन का पाचन करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? पेप्सिन के द्वारा। दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। दूसरा जो एंजाइम है वो क्या है? रेनिन। रेनिन जो होता है ये शिशुओं में ही पाया जाता है। केवल किसमें होता है? शिशु में, जो केवल क्या करता है? दूध से अपना पोषण प्राप्त करता है, जो सिर्फ दूध पीता है। तो शिशुओं में क्या होता है? दूध को ये दही में बदल देता है। किस में बदल देता है? दूध को दही में। आपने देखा होगा कि जब शिशु को उसकी माता दूध पिलाती है तो जब दूध बच्चा ज्यादा पी लेता है तो वो दूध को बाहर निकालता है वापस, जब उसमें दूध की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और जब वो दूध बाहर आता है तो वो दही के रूप में आता है। वो दही, दूध का दही किसने बनाया? तो वो बनाया रेनिन ने। रेनिन वयस्क मनुष्यों में नहीं होता, सिर्फ शिशुओं में होता है। तो ये क्या करता है? रेनिन जो होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये प्रोरेनिन के रूप में रहेगा।
यानी कि निष्क्रिय रूप में रहेगा। जैसे ही बच्चे को दूध पिलाया जाएगा HCl क्या कर देगा, इसको रेनिन में बदल देगा, जो कि ये क्या है, सक्रिय पदार्थ है। सक्रिय का मतलब होता है ये पाचन क्रिया कर सकता है। अब क्या होगा, ये होने के बाद में जो रेनिन होगा, ये रेनिन क्या करेगा, तो जो दूध होता है उस दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है केसिनोजन। केसिनोजन किस में होती है, दूध में प्रोटीन होती है। इस केसिनोजन को जो रेनिन है ये अघुलनशील होती है, ध्यान रखना, सॉरी घुलनशील होती है। क्या होती है, घुलनशील। ये घुलनशील प्रोटीन होती है। इस घुलनशील प्रोटीन को ये केसीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, केसीन में। केसीन क्या होती है, अघुलनशील प्रोटीन होती है, अघुलनशील प्रोटीन। और इस केसीन को जो रेनिन होता है ये रेनिन पेरा केसीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेरा केसीन प्रोटीन में। और पेरा केसीन जो होता है इसको जो रेनिन है ये कैल्शियम आयनों के साथ में मिलके कैल्शियम पेरा केसिनेट में बदल देता है। कैल्शियम पेरा केसिनेट इसमें बदल देता है, लास्ट उत्पाद ये बनता है। तो रेनिन जो होता है ये दूध में उपस्थित केसिनोजन को अंत में जाके कैल्शियम पेरा केसिनेट में बदलने का कार्य करता है, जिसे दूध दही में बदल जाता है। तो ये रेनिन जो एंजाइम है सिर्फ शीशों के अंदर उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, ये एंजाइम टॉपिक जो है वो हो गया। एंजाइम के बाद में हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। वसा का आंशिक पाचन ही करता है, ध्यान रखना, आंशिक पाचन यानी कि कम पाचन करता है। जैसे मुख गुहा में हमने लाइपेज पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है सुनिएगा, वहां पे हमने सलाइवरी लाइपेज पढ़ा था। सलाइवरी का मतलब लार होती है, लार वाला जो लाइपेज है। यहाँ पे हम गैस्ट्रिक लाइपेज पढ़ रहे हैं, आमाशय का लाइपेज है, ठीक है। वसा का आंशिक पाचन करेगा। ये क्या होता है, जो मक्खन होता है, मक्खन आपने देखा होगा घरों में, मक्खन जो होता है इस मक्खन के अंदर एक वसा होती है जिसका नाम होता है ट्राइब्यूट्राइन। क्या होती है, ट्राइब्यूट्राइन। इस मक्खन की वसा होती है, मक्खन में वसा होती है ये ट्राइब्यूट्राइन। ट्राइब्यूट्राइन जो होता है इसको ये बदल देता है मोनोग्लिसराइड में, और मोनोग्लिसराइड के साथ में ये बनाता है वसा अम्ल। यानी कि जो मक्खन में उपस्थित वसा होती है ट्राइब्यूट्राइन, इसको ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये मोनोग्लिसराइड और वसा अम्ल में बदल देता है। यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का आंशिक पाचन करता है, थोड़ा पाचन करता है, क्योंकि वसा का अधिकतर पाचन क्षुद्रांत्र में जाके होगा। तो ये हमने किसकी बात की, गैस्ट्रिक लाइपेज की। अब हम बात करते हैं आगे गैस्ट्रीन की। जो पांचवा है अवयव जठर रस में उसका नाम है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है इसका जो निर्माण है वो किया जाता है जी सेल्स द्वारा। हमने ओटीकी में भी पढ़ा था, आहार नाली हिस्टोलॉजी में। गैस्ट्रीन जो है इसका जो निर्माण किया जाता है वो जी सेल्स द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है, जो जठर रस है इस जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है, जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है। जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित करेगा कौन सा एंजाइम, गैस्ट्रीन एंजाइम, जो कौन बनाएगा, जी सेल्स बनाएगी। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां जो होती है उसकी जी सेल्स जो होती हैं, जी कोशिकाएं जो होती हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाएगा। तो ये हमने पढ़ा किसके अंदर पाचन, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन कौन करेगा, जठर रस, जिसके अंदर 5 अवयव होंगे, पांचों अवयव इसके अंदर पाचन क्रिया में भाग लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, देखिएगा आगे तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रहणी में पाचन। किसके अंदर पाचन, ग्रहणी में। आमाशय के बाद में ग्रहणी आती है, देखिएगा ये जो यू आकार की नली है इसे हमने क्या नाम दिया, ग्रहणी। इसके यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यकृत था, और इस यकृत जो है, इस यकृत में यहाँ पे क्या थी, पित्ताशय, और इस पित्ताशय जो है, इस पित्ताशय के द्वारा किसका स्त्रवण होता है, पितरस का। बनाएगा कौन, यकृत। स्त्रावित कौन करेगा, पित्ताशय। तो यहाँ से पितरस आ जाएगा ग्रहणी में, और इधर क्या होती है, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस स्त्रावित होगा, वो अग्नाशयी रस भी कहाँ आ जाएगा, ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जो क्रिया होगी, पाचन क्रिया, वो पितरस और अग्नाशयी रस के द्वारा की जाएगी, जो हम अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। यानी पितरस के बारे में, पितरस के जो कार्य हैं वो अलग पढ़ेंगे, अग्नाशयी रस द्वारा जो पाचन क्रिया होगी वो अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं तीसरा पाचन के अंदर ही, जिसका नाम है ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में जो पाचन होगा, मैंने आपको बताया, पित्ताशय द्वारा जो पितरस है तथा अग्नाशय द्वारा जो अग्नाशयी रस है, इन दोनों के स्त्रवण के द्वारा क्या होगा, पाचन क्रिया होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पितरस की। पितरस जो होता है, इस पितरस जो होता है ये हरे रंग का होता है, हरे पीले रंग का, पीले हरे रंग का। किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, तो आप बताएंगे यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। पीले हरे रंग का होता है, यकृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। लेकिन यकृत कोशिकाएं निर्मित करके इसको संग्रहित कहाँ कर देती है, पित्ताशय में। यानी इसका संग्रह जो होता है वो किस में होता है, संग्रह, और स्त्रवण भी यही करेगा। संग्रह व जो स्त्रवण है वो कौन करेगा, पित्ताशय यानी जेल ब्लेडर करेगा। इसकी जो क्षारीय तरल होता है, इस प्रकार से ये क्षारीय तरल होता है पितरस, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, पितरस के कार्यों का वर्णन करते हैं। पितरस के क्या कार्य हैं, क्या कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम पहले कार्य की बात करते हैं। पितरस जो होता है, इसमें अकार्बनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक लवण। ये अकार्बनिक लवण कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के फास्फेट हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, और इसके अलावा इसके कार्बोनेट हो सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं सोडियम फास्फेट है, हम ये भी कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। पोटेशियम फास्फेट भी हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है। कैल्शियम फास्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं। ये जो अकार्बनिक लवण होते हैं, ये जो भोजन होता है, उस भोजन को अब क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। आमाशय से जैसे ही पाचन के द्वारा जो भोजन निकलेगा, ग्रहणी में आएगा, उस भोजन को हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, कायम। इस कायम को ये जो अकार्बनिक लवण है, ये क्षारीय माध्यम प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे, क्षारीय माध्यम। यानी कि पितरस के अंदर जो अकार्बनिक लवण होते हैं, ये कायम को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण, पित्त लवण किस में होते हैं, पितरस में होते हैं। पित्त लवण कौन कौन से होते हैं, तो आप बताना, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट, दो प्रकार के पित्त लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ये जो होते हैं, ये वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का पायसीकरण, वसा के पायसीकरण का मतलब होता है कि जो वसा होती है, उसकी जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, उन बड़ी बड़ी बूंदों को तोड़ दिया जाता है छोटी छोटी बूंदों में, यानी कि वसा का पायसीकरण कहलाता है ये। यानी वसा की बड़ी बूंदों को वसा की छोटी बूंदों में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद में आगे सुनिएगा
कि जो पितरस होता है, इस पितरस के अंदर पित्त वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? पित्त वर्णक। पित्त वर्णक जैसे दो होते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है आरबीसी के अपघटन से। आरबीसी के मृत आरबीसी जो होती है, इसका जो अपघटन होता है, इस अपघटन से किसका निर्माण होता है? पित्त वर्णकों का। पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दोनों का निर्माण मृत आरबीसी के अपघटन के द्वारा। इनका कार्य क्या होगा? तो इनका जो कार्य होगा पित्त वर्णकों का, पित्त वर्णक क्या करते हैं? जो मल होता है, जो अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन को हम क्या कहेंगे? मल कहेंगे। इस मल को जो निश्चित भूरा रंग होता है इसका, ये जो निश्चित भूरा रंग होता है, ये भूरा रंग पित्त वर्णकों के कारण होता है, यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। इसके बाद में अगली नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसके अंदर जो पित्त रस होता है, इसमें लेसिथिन नामक एक पदार्थ होता है। पित्त रस में लेसिथिन नामक एक एक्स्ट्रा पदार्थ होता है। ये पदार्थ क्या करता है? तो ये पदार्थ जो होता है ये वसाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। वसाएं जो होती है इनका स्थानांतरण करता है। तो ये हो गया लेसिथिन पदार्थ। तो ये हमने बात की पित्त रस की। ग्रहणी में पाचन में दो प्रकार पढ़ेंगे हम। ग्रहणी में पाचन में एक तो हम पढ़ेंगे पित्त रस के द्वारा, एक हम पढ़ेंगे अग्नाशय रस द्वारा। तो ये पित्त रस हमारा पूरा हो गया। बात करेंगे अग्नाशय रस की। पित्त रस में 4 कार्यताएं। अकार्बनिक लवण होते हैं, ये लवण होते हैं जो क्षारीय माध्यम प्रदान करेंगे। पित्त लवण जो होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये वसा का पायसीकरण करेंगे। इसके अलावा जो पित्त वर्णक है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये मल को एक निश्चित भूरा रंग प्रदान करेंगे। और लेसिथिन जो है ये वसाओं के स्थानांतरण का